बदलाव बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे बुलाए थे यहाँ समय पर पहुँचे, हम ही देर से हैं। मैं पहले 4-5 विषय जो हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उन पे आपसे बात कर लूँ, फिर मैं आपके जिज्ञासु सवालों का भी जवाब दूँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्यादा समय पे गोरखपुर रहते हैं, लखनऊ से कई बातों का संज्ञान उनके द्वारा नहीं लिया गया, तो मुझे लगता है कि अगर गोरखपुर से शायद वो बातें कही जाए तो शायद मुख्यमंत्री उनको सुने। एट द लास्ट हमारा प्रयास ये है कि आम जनमानस के जो जनहित के मुद्दे हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे और सरकार उस पर अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे। देखिए, देश आजाद हुआ, आजादी से पहले जो व्यवस्था थी, जो गरीब था वो गरीब था रहा, जो अमीर था अमीर रहा। संसाधनों का वितरण जो है वो सही तरह से नहीं, ना ही आज़ादी के बाद जिन पे भूमि नहीं थी उनको भूमि दी गई, जिन पे रोजगार नहीं था उनको रोजगार दिया गया, जिनको पढ़ने के अवसर नहीं थे, मात्र एक पढ़ने और वोट देने के अवसर पे हम थोड़े से कामयाब हो गए। बाबा साहब ने जो इस देश की संवैधानिक रूप से पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनके उत्थान के लिए आर्टिकल 340 में काफी व्यवस्थाएं की हैं कि उनका उत्थान उससे सुनिश्चित हो। इसी आधार पर 1953 में काका कालेकर आयोग बना। इनकी सिफारिशें किन्हीं कारणों से वो वहां उस समय की मौजूदा सरकारों ने वो ना मानी ना लागू की। आयोग बना, आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन वो लागू नहीं हो सकी। इसके बाद 1978 में वीपी मंडल जी की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग के लिए मंडल कमीशन का गठन हुआ। 10 साल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, 2 साल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और 80 से 90 तक वो रिपोर्ट जो है भूल खाती रही। 90 के दशक में वीपी सिंह जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन मंडल कमीशन की भी सभी सिफारिशें पूर्ण रूप से अभी तक लागू नहीं। 2 या 3 सिफारिशें मंडल कमीशन की लागू हुई। मंडल कमीशन के जरिए पिछड़े वर्ग के समाज में आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में उनकी भागीदारी पर्याप्त हो, इस उम्मीद के साथ मंडल कमीशन आया था, जो कि नहीं हो पाई। पिछले लंबे समय से हम लोग इसमें रिसर्च कर रहे थे किस तरह से उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला जो पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी लगभग 55% है, उनमें जबकि उनकी आबादी 50-52% 31 की जनगणना के अनुसार थी, लेकिन फिर भी आज 55 से ज्यादा है। 27% आरक्षण उनको तब दिया गया। उस 27% आरक्षण को ठीक से नहीं हो रहा। इस कारण से जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जैसे तेली, कुम्हार, पाल, नाई, भुर्जी, कहार, कश्यप, झीमर, बढ़ई, राजभर, तमोली, भाट, हलवाई, दर्जी, बिंद, भर, चौरसिया, नोनिया, बिंद, मल्ला, केवट आदि ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जो बुनियादी अवसरों से वंचित रह गई। क्योंकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2022 में जो आरक्षण की 50% की कैप थी उसको खत्म कर दिया है। तो हम वर्तमान की सरकार जो है केंद्र की और स्टेट की जो डबल इंजन की सरकार है, जो ये पिछड़े और दलितों का हितैषी होने का वादा करती है, हम उस सरकार से मांग करते हैं कि अतिरिक्त 27% से अतिरिक्त 15% आरक्षण पिछड़े वर्ग की, जो अति पिछड़े वर्ग की जातियां हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाए, उनको 15% आरक्षण की व्यवस्था जो है अलग से 27% अलग, जबकि बैठता तो है संख्या के आधार पर, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। उनकी 55 है तो 55 मिलना चाहिए, लेकिन सरकार बार बार ये कह देते कि साधन की कमी है, संसाधन की कमी है, इसलिए 15% आरक्षण उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों अब बैकलॉग को भरा जाए।
एक तरफ सरकार सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, वहीं विद्यालयों में भी जो है विश्वविद्यालयों में एनएफएस के जरिए SC/ST को बाहर किया जा रहा है, ओबीसी को भी उससे बाहर किया जा रहा है, उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। तीसरी हमारी मांग है कि ठेकेदारी व्यवस्था जो वंचित तबका है SC/ST OBC का, उनको ठेकेदारी की व्यवस्था जो है 2007 से 12 की जो मौजूदा सरकार थी बीएसपी की, उनके नेतृत्व में मिली थी, लेकिन बाकी सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा कि इन वर्गों के जो ठेकेदार हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जिनकी सरकार होती है वो अपने लोगों को लाभ देते हैं। इस भेदभावहीन प्रक्रिया के कारण जो ठेकेदारी व्यवस्था SC/ST OBC के लिए ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर वो वास्तविकता में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के सच्चे जैसी हैं, तो इन वर्गों को तरक्की के लिए ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसके नेतृत्व में SC/ST के लोगों को पट्टों की व्यवस्था की गई। फिर 2007 से 12 या उससे पहले जो बीएसपी की सरकार है उसमें भी पट्टों की व्यवस्था सरकार बैकवर्ड जो अति पिछड़ी जातियों को की गई थी, लेकिन उसमें क्लोज था कि अगर सरकार चाहे तो इन जमीनों को वापस ले सकती है। वर्तमान की जो सरकार है जो दलितों के पैर छूती है, पैर धोती है, उनके घर भोजन करने जाती है, पिछड़ी जातियों के देश में होने का नाटक करती है, उस सरकार ने वो भूमि वापस लेनी शुरू कर दी। सरकार भूमि वापस ले रही है, लेकिन भूमि के बदले में ना मुआवजा दे रही है ना भूमि दे रही है। जो बंजर भूमि हमारे लोगों ने मेहनत करके किसी तरह से तैयार करके उनको आज इस हैसियत में खड़ा कर दिया, उन भूमियों को कि उन पर खेती भी हो रही है और उनकी कीमत भी बढ़ गई है। जानबूझ के षड्यंत्र करके आज सरकार उन भूमियों को हमसे छीन रही। कई बड़े मामले मेरी जानकारी में है, जहां मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट करूं कि इन भूमियों को छीना गया है। पहली बात तो ये भूमियां जो अति पिछड़ी और दलित जातियां जैसे निषाद, लोनिया, राजभर, सोनकर, पाचिल, चमार, इन सब जातियों पे दी और अब उनको छीना जा रहा है। इसके लिए अयोध्या में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से अयोध्या में जो है नई योजनाओं के नाम पे दलित समाज को जो भूमि दी गई है उनको छीना जा रहा है। आजमगढ़ में भी इन पे जो है इनको छीनने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में मेरा ये मानना है कि सरकार अगर इन भूमि को उस क्लोज के कारण वापस ले रही है तो वंचित तबकों को क्या तो अलग, फिर किसी तरह से उनको रोजगार से सब्जित करें। जमीन हमारा हक है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए क्योंकि सरकार कहती है कि भाई ये सबकी सरकार है और जो सरकारी संपत्ति उसमें सबका अधिकार है। माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया कि जो जमीन सरकारी है हमारी, इसको उन्होंने स्वरूप करके दिखाया। लेकिन वर्तमान सरकार ने जो दलित, पिछड़ों की, आदिवासियों के देशी होने का नाटक करती है, अल्पसंख्यकों के देशी होने का नाटक करती है। एक जमीन अगर किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति को दी हो तो आपको उसका नोटिस अगर मिला हो तो मुझे आप बताइए। एक जमीन नहीं दी, बाकी जिस जमीन के जरिए अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं उनको छीनने का प्रयास लगातार जारी है। और पांचवी और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, जिसको जो हमारे उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे 2019 की सरकार में, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करेंगे। वो सिफारिशें लागू होने के लिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। जातिगत जनगणना का भी उन्होंने वादा किया। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे। फिर उन्होंने कोरोना का हवाला देकर जातिगत जनगणना के मामले को शांत कर दिया। अब हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में और देश में भी करानी चाहिए। अगर इन सब मांगों पे लखनऊ से गोरखपुर आने के बाद भी मुख्यमंत्री और केंद्रीय सरकार संरक्षण अपना ध्यान आकर्षित नहीं करेगी, उनको नहीं सुनेगी, तो फिर हमें मजबूरन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथियों को सड़कों पर उतर के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस सरकार ने वैसे भी पिछले 8 साल 9 साल केंद्र की सरकार ने ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं की कि दलित जातियां, पिछड़े वर्ग की जातियां, अन्य धार्मिक लक्षण अंतिम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे निकल जाओ।